Hello everyone, thank you so much for watching. I am your YV sir and I welcome you in the today's class. The finest and the easiest way to learn the concepts of physics very clearly. Stay tuned with me so that I will be able to clear all the doubts of yours. Okay? So let's go to our today's topic of discussion. अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. सो आज का जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्यों? क्योंकि आज हम जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो फिलहाल इस चैप्टर में तो हम जानेंगे उसको, और क्या और किसी चैप्टर का लिंक इस फिजिकल क्वांटिटी के साथ है या नहीं? यस, दिस फिजिकल क्वांटिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म. सो सर, ये फिजिकल क्वांटिटी आप बार बार बोल रहे हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, वो क्या है? तो किसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं? आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानना चाहते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं. प्रैक्टिकल रियलाइजेशन के साथ में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा. सो मेरे साथ बने रहिए आप लोग, ताकि आप फिजिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके वजह से हम पता कर सकते हैं कितने लाइन्स ऑफ फोर्स निकल के आ रहे हैं या जा रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा एक सरफेस के साथ. सो वो जितने भी डिस्कस करने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप अच्छे से समझेंगे तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छे से समझ सकते हैं. आप बोलोगे कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बैंक कर लो, उसको छोड़ लो. आप उसको नहीं समझेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स आप भी नहीं समझ सकते. सो इसको आपको अच्छे से समझना है, राइट? क्योंकि मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल के एक चैप्टर है. सो उस चैप्टर का पहला पन्ना आप मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे. So in this way we can say electric flux is very important. So what does it signify? So what is the physical meaning of electric flux? Why do we study electric flux? So चैनल को अच्छे से लाइक और कमेंट करना मत भूलिए. और आप अच्छे से समझना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में तो वीडियो का अंत तक देखते रहिए. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमको समझना चाहिए एरिया वेक्टर होता क्या है. सो एरिया वेक्टर समझने के लिए हमको समझना चाहिए एरिया क्या होता है. तो आप बोलोगे सर हमको तो एरिया के बारे में पता है, पर मैं आज जो बोलने जा रहा हूं वो आपको शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि ये दरअसल डिफरेंट है फ्रॉम द नोन थिंग्स अबाउट एरिया. आप लोगों को एरिया के बारे में जितने भी पता है उससे थोड़ा हटके ये होगा एरिया वेक्टर उसी से आएगा. एरिया वेक्टर आएगा तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ सकते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स समझ सकते हैं. आप अच्छे से वीडियो को कंसंट्रेट करके देखते रहिए. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए आपको क्या जानना चाहिए? एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर को समझने के लिए एरिया के बारे में आपको जानना चाहिए. सो एरिया आपको पता हो गया, एरिया के बारे में आपको पता हो गया तो आप उसके बाद एरिया वेक्टर के बारे में समझेंगे. एरिया वेक्टर क्लियर हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप अच्छे से समझ सकते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझेंगे तो इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेस करके एक लॉ है, वो है गॉस लॉ. क्या है? गॉस लॉ. क्या है? गॉस लॉ, राइट?
सो जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसी तरह एक है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो मैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। सो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ है, इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसी तरह मैग्नेटिज्म में भी गॉस लॉ है, वो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, यहां पे गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो ये सब को जानने के लिए हमको पहले एरिया के बारे में डिस्कस करना चाहिए। सो आप लोगों को पता होगा कि भाई एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, पर मैं आपको आज बोलने वाला हूं और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? राइट सर, आप बोल रहे हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे? हम अच्छे से समझेंगे कैसे वो वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, ये आपका एक्स एक्सिस, ओके, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस हो गया, उसके साथ ये ओरिजिन आपका है, राइट। सो अगर ये ओरिजिन है, आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक रेक्टेंगल लोगे। क्या? रेक्टेंगल। सो ये आपका रेक्टेंगल हो गया, जो कि ए इस पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ये सी है। ओ ए सी बी आपका रेक्टेंगल है। सो आपके पास रेक्टेंगल कोई है, तो अब उसका एरिया कैसे निकालते हैं? ये दोनों साइड को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आप उस क्षेत्र का एरिया निकाल सकते हैं, राइट। सो इस रेक्टेंगल का एरिया कैसा होगा, मतलब एरिया का वैल्यू कैसे हम पता करेंगे? कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ओ ए क्रॉस ओ बी। सो ये तो हमको पता है, ये तो आपको पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड मैथ है, राइट। सो कैसे ये वेक्टर होगा? देखो, मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। क्या? कि मेरा ये एक प्लेन है। क्या है? मेरा एक प्लेन है, जो कि एक्स वाई प्लेन में बोल सकता हूं, जो कि यहां पे मैं ड्रॉ किया हूं, एक्स वाई प्लेन। ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन पे मैं एक रेक्टेंगल लिया हूं, जो कि ओ ए सी बी है। आप अच्छे से देख सकते हैं, ये आपका क्या है? देखो, ये आपका रेक्टेंगल है, ओ ए सी बी, राइट। सो मैं लिख लिया, क्या एरिया हो गया आपका ओ ए क्रॉस ओ बी, ओके। अगर मैं बोलूंगा कि ये जो ओ ए है वो किस तरफ है? एक्स एक्सिस की तरफ है। आप उसको वेक्टर फॉर्म पे लिखोगे तो क्या होगा? आप उसको वेक्टर की तरह लिखोगे तो क्या होगा? एरिया वेक्टर क्या आपका आएगा? ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर, ओके। ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर हो गया कि नहीं? ओ ए वेक्टर क्या है? ओ ए वेक्टर इज इसका मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप, राइट। ओ ए वेक्टर इज ओ ए आई कैप आप बोल सकते हो, क्रॉस ओ बी वेक्टर इज that is along y axis. So what you can write? You can write OBJ cap, OBJ cap, OBJ cap. Okay, it's clear to all of you, right? I think it's clear, right? So next हम क्या करेंगे कि ये भी लिख सकते हैं कि OA क्रॉस OB, right? ये मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा? I कैप क्रॉस J कैप होगा। आई को जे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के कैप निकल के आएगा, जो कि जेड एक्सिस के तरफ होता है। सो यहां पे ये निकल के आ गया भाई, ओ ए ओ बी, ओ ए क्रॉस ओ बी इंटू के कैप। सो एरिया वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन किस तरफ है? के कैप है। सो मैं जो डायग्राम आपको दिखा रहा था, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। एरिया वेक्टर जो निकल के आ रहा है वो किस तरफ है? वो ये आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है आपको ना, ये एरिया वेक्टर, देख लो, एरिया वेक्टर का
डायरेक्शन है। अब कैसे लेंगे? अब वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को भी एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि कैसे ये क्या पाया, इन जनरल क्या होगा। आप समझ गए ना? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा दोनों साइड का जो प्लेन होगा, जिस प्लेन पे वो दोनों साइड्स होंगे उस प्लेन को परपेंडिकुलर होता हुआ वो नजर आएगा। क्या? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing the sides of the vectors. Okay, it's clear to all of you, right? So area vector is always perpendicular to the plane. So यहाँ पे xy प्लेन को परपेंडिकुलर होता हुआ ये आपका एरियल वेक्टर आ गया। एरियल वेक्टर का डायरेक्शन आप लोगों को पता होगा कि देखो OA क्रॉस OB है। अब स्क्रू रूल यूज करोगे तो क्या होगा? स्क्रू रूल के हिसाब से भी आउट ऑफ द पेज आएगा। कैसे? देखो, ये आपका OA वेक्टर है, ये आपका OB वेक्टर है, राइट? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? सो OA क्रॉस OB, A क्रॉस B, सपोज C आपका है, सपोज C जो कि एरिया है वो हम लिख रहे हैं क्या, जो कि एरिया है, ठीक है? A वेक्टर आपका एरिया है तो B क्रॉस C आप लिखेंगे। ये साइड सपोज B और C है, सो B क्रॉस C लिखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब स्क्रू रूल हम यूज करेंगे। सो OA क्रॉस OB, OA वेक्टर क्रॉस OB। सो आप OA से OB की तरफ जा रहे हैं तो वो जो स्क्रू आपका लूज होगा या टाइट होगा, OA से OB ऐसे आपका आएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करोगे तो वो लूज होता हुआ नजर आएगा। सो आउट ऑफ द पेज आएगा जो कि जेड एक्सिस की तरफ है, जो कि के क्या पे। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सपोज XY प्लेन पे आपका एरिया है और सरफेस है तो जेड एक्सिस की तरफ आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आएगा। सो हमेशा एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब जिस एरिया को कंसीडर कर रहे हो, फाइनल इस कंक्लूजन, हम इससे क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि आपके पास जो भी एरिया होगा, जो भी सरफेस होगा, उस सरफेस को परपेंडिकुलर होता हुआ नजर आएगा एरियल वेक्टर। एरियल वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरियल वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया। एरिया को हमेशा परपेंडिकुलर होता है। एरिया जिस प्लेन पे है उसको परपेंडिकुलर होता हुआ नजर आएगा एरिया वेक्टर। अब रिवर्स में लिखोगे, रिवर्स मतलब आप OB क्रॉस OA लिखोगे, आपके लिए टास्क है। OB क्रॉस OA होगा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा? उसका डायरेक्शन अंदर होगा, इनटू द व्हाइट बोर्ड, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होगा। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? सो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो पहले हम जो लिखे थे एरिया हमको समझ में आ गया, उसके बाद एरियल वेक्टर भी समझ में आ गया, उसके बाद फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम समझने जा रहे हैं, राइट? सो इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझने जा रहे हैं, राइट? ओके। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली होता क्या है? आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक नया चीज आपको सीखने को मिला ना, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट? सो अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानना चाहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानना चाहेंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानने के लिए आप लोगों को पता होगा पहले इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम बता चुके हैं, राइट? सो प्रीवियस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक लाइन्स के बारे में बता चुके हैं। सो उसी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को बेस करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझेंगे। क्या? मान लो कि आपके पास ये है इक्वी डिस्टेंस पैरेलल वाला क्या, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। दैट मीन्स in this way, in this direction, electric field is
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहां पे आप क्या करोगे कि मैं बोलूंगा कि आप यहां पे एक सरफेस रख लोगे। देख लो आपके पास, ये देख लो डायग्राम, ये डायग्राम देख लो। ये जो स्टिक्स है ये आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ये जो सभी यहां पे 20 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। कितने हैं? 20 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। आपके पास 20 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ये जो व्हाइट वाला सरफेस आपको दिख रहा है, ये जो व्हाइट वाला सरफेस है, इस सरफेस के अंदर इस तरफ वो गए हैं, इस तरफ वो निकल के आ रहे हैं। सो हम बोलना चाहते हैं कि इस सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हो रहा है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर सरफेस पे कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स एंटर हो रहे हैं और एमर्ज होके आ रहे हैं, मतलब एंट्री हो रहे हैं और बाहर के आ रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटरिंग और emerging over a surface is known as electric flux. It's clear to all of you? The number of electric lines of force entering or emerging over a surface is known as electric lines of force. Sorry, electric flux. क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अभी अभी हमने बोले हैं कि देखो ये आपका, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। और आपका जो एरिया है, उस एरिया का जो वेक्टर है, उस एरिया वेक्टर के एंगल, देखो एंगल पे भी डिपेंड करता है। मतलब कैसे, कौन सा एंगल? देखो ये आपका सपोज एक सरफेस है, ये आपका एक सरफेस है, ये आपका दूसरा सरफेस है। सपोज मैं इस सरफेस के बारे में बोल रहा हूं। एक सपोज छोटा सा, मतलब बहुत ही थिन प्लेन है, तो मैं देख रहा हूं, आप यहां से देख सकते हो कि यहां पे देख लो 1 2 3 4 5 कितने लाइंस ऑफ फोर्स है? 5 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। सो इस सरफेस के अंदर, ये इसके अंदर है। सो इस सरफेस के अंदर 5 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं इस सरफेस को पास करके, राइट? सो जितना भी फ्लक्स आएगा, हम बोलेंगे अभी इसको थोड़ा सा ओरिएंट करेंगे, ऐसे करेंगे। सो अभी कितना लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है? 4 लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं। और थोड़ा इंक्लाइन करेंगे तो 3 लाएगा। ऐसे कंप्लीटली कर लेंगे तो कुछ भी लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं करेगा। इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर एक सरफेस ऐसा है पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तब उस सरफेस पे कुछ भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा। किसे हम कैसे बोलेंगे? एक्चुअली फॉर्मूला क्या है कि फाई आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। सो ए एक्चुअली क्या होता है? ए होता है आपका एरिया वेक्टर। ओके, सो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एरिया। सो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पास ऐसा एक छोटा सा एरिया है, जिस एरिया का एरिया वेक्टर उस सरफेस को और उस एरिया को क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। इस सरफेस को परपेंडिकुलर मतलब ऐसे आप बोल सकते हो, राइट? ये आपका एरिया वेक्टर हो गया। और ये जो आरो मार्क दिया गया है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। सो यहां पे आप देख सकते हो कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? सपोज थीटा है, एनी एंगल थीटा है। तो आप बोलोगे कि इस सरफेस पे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है? कि ई डॉट ई। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है कि आप ये बोल सकते हो कि द नंबर ऑफ
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ what? Force. Lines of force entering or emerging. Entering और emerging मतलब अंदर जा रहे हैं, उसके भीतर जा रहे हैं. Emerging मतलब बाहर के कितने आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं. अंदर जा रहे हैं, निकल के आ रहे हैं. सो कितने लाइन्स ऑफ फोर्स अंदर जा रहे हैं और कितने लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर के आ रहे हैं. सो उस नंबर के साथ आप बोल सकते हैं कि फ्लक्स कितना है. ओके, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंटरिंग और इमर्जिंग ओवर ए सरफेस इज नोन आज, उसको हम क्या बोलेंगे, इज नोन आज व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. दैट इज phi E equal to E dot A. Phi E is what? Phi E आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और यहां पे E वेक्टर क्या है, वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हो उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, उसके बाद आप बोलोगे कि ये जो एरिया है, सॉरी ए वेक्टर है, वो क्या है कि एरिया वेक्टर है. क्या है? एरियल वेक्टर आप बोल सकते हो या फिर एरिया वेक्टर भी बोल सकते हो. मैं बोलूंगा कि एरियल वेक्टर. ओके, सो phi E, that is electric flux, is the dot product of electric field intensity and aerial vector. मैथमेटिकली आप इसका डेफिनेशन यह बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरियल वेक्टर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू राइट? ओके, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे, सो उसका रिजल्टेंट जो आएगा, उसका रिजल्ट जो आएगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू जो आएगा वो स्केलर आएगा ना, वेक्टर आएगा. अगर हम दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू, मतलब प्रोडक्ट का वैल्यू आपका आएगा एक स्केलर क्वांटिटी. सो यहां से आप ये बोल सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है. आपको अगर पूछा जाएगा कि आप बताओ क्विज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज a scalar quantity or vector quantity? Yes, of course you can say it is a scalar quantity, right? So उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहां से भी आप ये लिख सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कितना निकल के आएगा, मतलब phi E आप ये बोल सकते हो कि E वेक्टर का मैग्नीट्यूड और A वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा. ओके, phi E आप ये बोल सकते हो कि E डॉट है या फिर E A cos थीटा, ये आप भी बोल सकते हो. थीटा इज द एंगल बिटवीन, हमेशा याद रखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा आपका क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट? एरियल वेक्टर एंड ई वेक्टर. आपको जब भी फ्लक्स निकलने के लिए पूछा जाएगा, आप तुरंत देखोगे कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किस तरफ है और उनके बीच का एंगल कितना है. इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एंड A वेक्टर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम. देन आल्सो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस, राइट? ओके, सो यहां तक क्लियर हो गया. अभी हम समझेंगे फ्लक्स जो होता है वो कब पॉजिटिव होगा, वो कब नेगेटिव होगा, वो कब जीरो होगा. मतलब एक सरफेस के साथ हमेशा याद रख लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज लिंक्ड विथ ए सरफेस. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज लिंक्ड विथ ए सरफेस. मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ले सकता हूं कि आपको मैं एक छोटा सा फनी सा एग्जांपल दूंगा कि फिशरी फ्लक्स क्या होता है. सर फिशरी फ्लक्स मतलब यहां पे बोल रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिशरी फ्लक्स हमारे सिलेबस है नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है. आपको समझने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप तो ऑलरेडी समझ चुके हैं, पर एक फनी सा बात के लिए मैं बोलना चाहता हूं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिशरी फ्लक्स होता है. क्या फिशरी फ्लक्स, फिश मतलब
मछली, राइट। सो फिशरी फ्लक्स मतलब क्या होता है? रिवर के अंदर आप नेट बिछा लिया, राइट। सो आपका ये सपोज व्हाइट वाला जो सरफेस है ये आपका नेट है। सो नेट के अंदर छोटा छोटा सा होल होता है, राइट। सो उसके अंदर कितने मछली निकल के जा रहे हैं, उसके अंदर जा रहे हैं और बाहर के उस तरफ जा रहे हैं, या फिर उसके अंदर फंस रहे हैं। कितने मछली, कितने फिशेस उसके अंदर फंस रहे हैं, किसके अंदर? नेट के अंदर। सो यहां से आप बोल सकते हो कि फिशरी फ्लक्स मतलब टोटल नंबर ऑफ फिशेस लिंक्ड विथ अ नेट इज नोन एज फिशरी फ्लक्स। ये जो फिशरी फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करना मत भूलिए। और जो प्रैक्टिकल्स इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको देखा है, एक्चुअली मैं इन प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट को खुद ही बनाया है। सो ये भी कैसा लगा आपको, आप कमेंट सेशन में कमेंट करना मत भूलिए, राइट। सो फिशरी फ्लक्स आपको समझ में आ गया शायद। फिशरी मतलब वो जो सरफेस है आपका नेट है। सो नेट के अंदर कितने फिशेस फंस रहे हैं, सो उस हिसाब से आपको अंदाजा लगा सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेट फिशरी फ्लक्स क्या होगा। ओके, फिशरी फ्लक्स मतलब फिश वाला फ्लक्स हो गया। सर हमको समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा क्या क्लियरली समझ में आ रहा है, राइट? am I right? ओके, सो उसके बाद हम इसका केस लेंगे। केस मतलब क्या? यहां पे देख लो यार, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा निकल के आ रहा है। सो थीटा का वैल्यू डिफरेंट लोगे तो उसका डिफरेंट केसेस ही निकल के आएगा। सो इसका डिफरेंट कैसे ही निकल के आएगा वो हम देखेंगे। इसका डेफिनेशन आप रट्टा मार के याद रख लो। किसका डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन। मैथमेटिकली एक डेफिनेशन आया, यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से और एक डेफिनेशन आया। वो दोनों डेफिनेशन को आप अच्छे से याद कर लो, उसके साथ ये फार्मूला को भी याद रख लो, उसके साथ ये जो डायग्राम है ये भी आप अच्छे से याद रख लो। थीटा किसके बीच में एंगल है वो भी आप अच्छे से याद रख लो। इसके बाद हम केसेस डिस्कस करेंगे। कौन सा केस? तीन केसेस निकल के आएंगे। तीन केसेस कौन सा केसेस? तीन केसेस कौन सा केसेस? तीन निकल के आएंगे कि अगर आपका थीटा 0 होगा, अगर आपका नहीं है, आप अच्छे से डायग्राम की तरफ हम ध्यान देंगे, डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। तीन केसेस, 3 केसेस आपका निकल के आएगा। 3 केसेस। केस 1, यहां पे आपका आएगा केस 2, यहां पे आपका आएगा केस 3। ओके, सो केस 1 मतलब क्या है? अगर आपका क्या है? अगर आपका सरफेस ऐसा है, ओके, अगर आपका सरफेस ऐसा है और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, केस 1 पे होता क्या है? अगर एमर्ज होके जा रहे हैं मतलब इस सरफेस से बाहर के जा रहे हैं। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये लिखूंगा कि सपोज ये जो मेरा सरफेस है, इस सरफेस के अंदर जा रहे हैं और क्या? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर जाने के बाद इस सरफेस से निकल के आ रहे हैं। सो यहां से जितने भी लाइंस ऑफ फोर्स निकल के आ रहे होंगे और इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा? इस सरफेस का एरिया वेक्टर यहां पे देख लो, एरिया वेक्टर इस सरफेस को परपेंडिकुलर है, ये सरफेस को परपेंडिकुलर है, ये आपका एरियल वेक्टर, ये मार्कर आपका एरियल वेक्टर, और ये आपका क्या है? डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिसी तरफ है उसी तरफ आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। तो एंगल कितना हुआ? 0 हुआ। सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि केस 1 पे आपका थीटा 0 है। थीटा 0 है मतलब एमर्जिंग लाइन्स ऑफ फोर्स आर एमर्जिंग। सो एमर्जिंग लाइन्स ऑफ फोर्स अगर होता है तो फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा? थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 लोगे, सो cos 0 इज हाउ मच? cos 0 इज 1। सो यहाँ पे ई ए सिर्फ ये आएगा आपका
फ्लक्स, जो कि पॉजिटिव आएगा। वो कब आएगा? जब एमर्ज होता हुआ नजर आएगा। एमर्जिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे भी इसी डायरेक्शन पे आपका एरियल वेक्टर है। सो एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन पे है, तो उनके बीच का एंगल कितना है? 0 है। सो यहाँ पे थीटा अगर आप 0 पुट करोगे तो फाई ए का वैल्यू विल कम आउट ई ए। नेक्स्ट केस में हम क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट केस में हम ये डिस्कस करेंगे कि उसी प्लेन, इसी सरफेस पे आप ऐसे आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, यह आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ओके, सो इस सरफेस पे, यहां पे क्या राइट साइड वाला सरफेस हम देख रहे थे, यहां पे लेफ्ट सरफेस देखेंगे तो इस लेफ्ट सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा। सो ये आपका एरिया वेक्टर है। इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी लेफ्ट से राइट की तरफ है, बट एरियल वेक्टर का डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ है। सो उनके बीच का एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ। कॉस थीटा यहाँ पे कितना पुट करेंगे? 180 पुट करेंगे। आप अच्छे से समझ गए ना थीटा यहां से कैसे हुआ 180? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, पर एरियल वेक्टर इस सरफेस के लिए बाहर की तरफ है। ये देखो यहां पे देखो अच्छे से, ये अंदर जा रहे हैं। कौन सा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर जा रहे हैं। सो अंदर के तरफ आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन हुआ, पर इस सरफेस के लिए आपका एरियल वेक्टर बाहर की तरफ आएगा। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर की तरफ एरियल वेक्टर है। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरियल वेक्टर? दैट इज 180 डिग्री। सो व्हाट वी कैन राइट? थीटा इज 180। थीटा इज अगर 180, सो कॉस थीटा मतलब कॉस 180 का वैल्यू -1। तो यहां से कितना फ्लक्स निकल के आएगा? यहां पे आप लिखोगे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहां से फ्लक्स कितना निकल के आएगा? -EA। सो यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स आपका आ गया। नेगेटिव फ्लक्स कब होगा? जब थीटा 180 होगा। सो ये किसके लिए है? ये एंटरिंग, यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स एंटर हो रहे हैं। एंटरिंग मतलब लाइंस ऑफ फोर्स एंटर होता हुआ नजर आ रहा है, एंटर हो रहे हैं सरफेस के तरफ। यहां से इमर्ज हो रहा है मतलब निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे उसके तरफ जा रहे हैं। और केस 3 क्या होगा? थीटा अगर 90 डिग्री होगा। थीटा 90 डिग्री कैसे होगा? कि मान लो कि ये आपका सरफेस हुआ, सो इसी डायरेक्शन के तरफ मतलब इस तरफ आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। इस तरफ मतलब इस सरफेस को पैरेलल है, पर इस सरफेस का एरियल वेक्टर किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है, राइट? ऊपर की तरफ एरियल वेक्टर है, इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एंगल बिटवीन एरियल वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री। सो यहाँ पे कैसे हम ड्रॉ करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ है, इसी के तरफ है। आपका सरफेस जो है वो भी ऐसा है, तो आपका एरियल वेक्टर जो आएगा ऐसा आएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सो एंगल कितना हुआ उसके बीच में? 90 डिग्री। सो यहां से फाई मतलब फ्लक्स कितना आएगा? 0 आएगा। सो मैं अगर आपको पूछूंगा कि फ्लक्स कब 0 आता है? जब आपका सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के तरफ होता है, मतलब सरफेस का एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तब जाके आपका फ्लक्स 0 आएगा। मतलब उस सरफेस से कुछ भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार अच्छे से तीनों केसेस को 30 सेकंड के लिए रिवाइज कर लीजिए। क्लियर हो गया? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके।
सो इस फॉर्मूला को बेस करके हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं जो कि अभी देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन दैट क्वेश्चन 1, एक्चुअली क्वेश्चन पे एक सरफेस दिया गया है आपको, देख लो अच्छे से, जो कि सपोज उस सरफेस का एरिया कितना है, उस सरफेस का एरिया है आपका 2i कैफ प्लस 3j कैफ। क्या है ये? उस सरफेस का एरिया है। सो इसका मतलब क्या है? वो एरिया एक्चुअली XY प्लेन पे है, मतलब वो सरफेस XY प्लेन पे बैठा है ऐसे। ये आपका ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया। ओके, सो यहां पे ओरिजिन है, ये आपका ए, ये सपोज बी, ये अगर सी है। सो एरिया कितना दिया गया है? 2i क्या प्लस 3j क्या। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 300 क्या, 300 आपका 300 से क्या सपोज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन के तरफ है। सो आपको पूछा जाएगा कि उस एरिया पे कितने फ्लक्स लिंक हो रहे हैं। आपको पूछा गया है कि फाई ई का वैल्यू कितना है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? हमको पता है कि फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, राइट? फाई इक्वल टू ई डॉट ए। और यहां से देख लो आप अच्छे से, ये जो एरियल वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ आएगा, राइट? सो उससे कुछ अभी कुछ मतलब नहीं है फिलहाल। सो यहां पे ई का वैल्यू कितना है? 300 है, 300 जे क्या, राइट? डॉट ए वेक्टर कितना है? 2i कैफ प्लस 3j कैफ। सो यहां से आप ये लिख सकते हो कि j डॉट i इज 0 बट j डॉट j इज 1। सो 300 j कैफ डॉट 2i कैफ दैट विल बी 0 प्लस 300 j कैफ इंटू 3j कैफ कितना आएगा? 900, राइट? सो फाई ई विल बी इक्वल टू 900। और एक बात मैं आपको बोलना भूल गया हूं, क्या? उसका यूनिट क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? इज एफ बाई क्यू। सो यहां पे मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फाई ई इज इक्वल टू ई ए, राइट? सो इसका है एफ बाई क्यू और एरिया हो गया। सो एफ का यूनिट क्या है? न्यूटन। सो न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया का मीटर स्क्वायर। सो फाइनल कितना आ गया यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहां से आप ये लिख सकते हो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये है फाइनल आंसर आपका। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब अच्छे से प्रॉब्लम को देख सकते हैं एक बार 30 सेकंड्स के लिए। अब अच्छे से देख लो। क्वेश्चन आपके पास एरिया वेक्टर था, ई वेक्टर था, पूछा गया था फ्लक्स इस एरिया वेक्टर के साथ और इस एरिया पे कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, ये आपको क्वेश्चन पे पूछा गया था। तो फ्लक्स कितना आ गया? 900 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका फ्लक्स निकल के आ गया। ओके, और इसी टाइप का प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद हम गॉस लॉ के बारे में जो बोल रहे थे उसके बारे में भी समझेंगे अच्छे से। और एक छोटा सा बात है कि लास्ट क्लास में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे
कि भाई सर एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो 14 प्रॉपर्टीज था, उस प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। वो कैसा हुआ वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। सो आज मैं इस क्लास में उसको और एक बार भी समझाने वाला हूं। वो एक प्रॉपर्टी था क्या कि हाउ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब कोई भी कंडक्टर ले लो, लास्ट क्लास में मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया था। अब कुछ भी कोई भी एनी शेप का आप कंडक्टर ले सकते हो, एनी शेप का, ऐसे भी ले सकते हो, कुछ भी आप, कुछ भी सरफेस, मतलब शेप इज नॉट मैटर, आप सरफेस को देखना है। सो मान लो कि ये आपका सरफेस है, सपोज इस सरफेस पे आप बोल रहे हो कि इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरफ आएगा। क्यों इस तरफ आएगा? इस तरफ क्यों नहीं आएगा? सपोज इसके ऊपर चार्ज ऐसा है, यहां पे पॉजिटिव चार्जेस ऐसे हैं। ओके, सो अगर आप बोलोगे कि सर मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल होगा तो क्या प्रॉब्लम क्या होगा? अगर पैरेलल होगा तो हम ये बोलेंगे ये हुआ आपका पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमको पता है E इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये फॉर्मूला हमको पता है। उसके बाद F इक्वल टू क्यू ई है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कुछ चार्ज होगा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे चार्जेस है। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो चार्जेस होंगे उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, जिसके वजह से ये मूव करना शुरू करेंगे। अगर चार्ज मूव करते हैं तो करंट फ्लो होता है, पर एक्चुअल में ऐसा करंट नहीं फ्लो होता है। मतलब करंट ऐसे नहीं फ्लो होता है कि मान लो कि कंडक्टर के ऊपर अगर एक आप मतलब चार्जेस रखोगे तो अपने आप उसके ऊपर करंट फ्लो नहीं करेगा। पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो रहा है तो यहां से थ्योरी के हिसाब से ये दिख रहा है कि क्या करंट फ्लो हो रहा है। तो पैरेलल कभी नहीं होगा। अगर पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो करंट फ्लो करेगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे कि अगर इंक्लाइंड होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे इंक्लाइंड होगा, या आपका सपोज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सो उसका सपोज ये थीटा हुआ, सो ये cos थीटा आ जाएगा। क्या ये भी आप लिख सकते हो कि ये आपका पैरेलल कंपोनेंट, ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, राइट। सो यहाँ पे जो पैरेलल इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट आएगा उसके वजह से भी करंट फ्लो करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो इंक्लाइंड होगा या फिर पैरेलल होगा, जो भी होगा तो उसके लिए करंट फ्लो करेगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हम सिर्फ बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस को हमेशा नॉर्मल ही होते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सरफेस को इस पॉइंट पे आपका नॉर्मल ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। सो आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो क्लास आज का ये कैसा लगा आप कमेंट करना मत भूलिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इस क्लास का कंप्लीट नोट्स इज अवेलेबल, सो you can download from there and note down also. Okay, for any doubts you can also contact me in my WhatsApp number 9938 322 319. Okay, I'm always available to answer you, or I'm always available to clear your doubts. Okay, so thank you very much. फिलहाल स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। Thank you very much.